Hello everyone, welcome to all of you on the YouTube channel of Prince Civil Services. Guys, my name is अनुज कुमार शर्मा और आज मैं आप लोगों के लिए इस सेशन में एंशियंट इंडिया का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर के आया हूं। आप कह सकते हैं कि भारतीय इतिहास, इंडियन हिस्ट्री का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। टॉपिक का नाम है साप्तांग विचारधारा, यानी कि साप्तांग थ्योरी। ये जो बच्चों साप्तांग थ्योरी है, ये चाणक्य के द्वारा दी गई थी। कौटिल्य के द्वारा इस सिद्धांत को प्रस्तुत किया गया था और इस सिद्धांत में राज्य के बारे में विस्तृत चर्चा की गई है। तो आज के सेशन में हम लोग इस साप्तांग सिद्धांत के बारे में बात करेंगे कि ये क्या है, ठीक है, इसको कौटिल्य के द्वारा क्यों लाया गया और इसके मुख्य प्रावधान क्या क्या है, इसके मुख्य बिंदु क्या क्या है। अब इन सभी सारी बातों पे चर्चा करेंगे आज के इस सेशन में। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। साप्तांग विचारधारा देखिए, कौटिल्य के द्वारा एक बुक प्रस्तुत की गई थी, एक ग्रंथ लिखा गया था और उस ग्रंथ का नाम है अर्थशास्त्र। ओके, इस अर्थशास्त्र में कौटिल्य ने राज्य के बारे में और राज्य की कार्य प्रणाली के बारे में, राज्य के एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में पूरा डिटेल से डिस्कस किया है। और इसीलिए स्टेट यानी कि राज्य के बारे में बताते हुए कौटिल्य ने कहा कि राज्य के 7 अंग होते हैं। कौन कौन से राज्य के 7 अंग हैं? सम्राट, अमात्य, दुर्ग, कोष, बल यानी कि सेना, मित्र या राष्ट्रभूमि। और ध्यान रखिएगा, ये कौटिल्य ने कहा कि राज्य की कार्यप्रणाली या एक राज्य को लोक कल्याणकारी राज्य होने के लिए ये 7 अंग अति आवश्यक है। अगर इसमें से कोई एक अंग नहीं होगा तो राज्य नहीं चल पाएगा, राज्य सुचारू रूप से काम नहीं कर पाएगा। इन 7 अंगों का होना अति आवश्यक है। इसी साप्तांग थ्योरी में कौटिल्य ने क्या किया? राज्य और मानव शरीर के अंगों की तुलना की है। राज्य और मानव शरीर के अंगों की तुलना की है कि जिस प्रकार मानव के शरीर में जो अंग हैं सभी अपना अपना कार्य करते हैं और शरीर को चलाने के लिए सभी अंगों का अपना अपना योगदान है, उसी प्रकार राज्य के जो 7 अंग हैं इनका भी राज्य को चलाने में प्रमुख योगदान माना जाता है। तो अब हम बात करेंगे कि वो कौन कौन से मानव के शरीर के अंग हैं जिनकी इन राज्य के 7 अंगों से तुलना की गई है और उनके क्या क्या कार्य हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं साप्तांग सिद्धांत थ्योरी में कि बच्चों सबसे पहले कौटिल्य ने राज्य का प्रमुख अंग माना है राजा और उसको शीर्ष माना है, यानी कि मानव का सिर माना है। यानी कि कौटिल्य ने कहा कि साप्तांग सिद्धांत में राज्य का सबसे प्रमुख अंग किसको माना जाए? वो है राजा, सम्राट, स्वामी, हम इसको किसी भी नाम से पुकार सकते हैं। और मानव शरीर के शीर्ष यानी कि सिर से उन्होंने इसकी तुलना की है। यानी कि सबसे प्रमुख अंग कौन सा है राज्य का? वो है सम्राट। हमारे शरीर का सबसे प्रमुख अंग क्या माना जाता है? शीर्ष। तो कौटिल्य ने सम्राट की तुलना मानव शरीर के शीर्ष से की है। दूसरा प्रमुख अंग है अमात्य। और ध्यान रखिएगा, ये क्रम में ही रहेंगे, क्रम इसका बदलना नहीं है, ये क्रम है, ये क्रम ही इसी क्रम में बताना है। ये आप इसको कह सकते हैं, ये एक प्रकार सा हायरार्की सिस्टम भी है कि सबसे पहले कौन आएगा साप्तांग सिद्धांत में? सम्राट। उसके बाद आएंगे अमात्य या मंत्री। ये राजा के सलाहकार होते हैं, राजा के प्रमुख दरबार के अधिकारी होते हैं और इनका प्रमुख कार्य होता है राजा को सहयोग करना। उसी प्रकार मानव के शरीर में जो आंखें हैं एक तरह से वो भी इसी का काम करती हैं। यानी कि आंख की तुलना किससे की है? अमात्य से। अमात्य यानी कि मंत्री यानी कि अधिकारी, यानी कि दरबार में जो अमात्य होते हैं वो राजा के लिए या राज्य के लिए किसका काम करते हैं? आंखों का काम करते हैं। जिस प्रकार आंखें शरीर के लिए बहुत उपयोगी हैं, उसी प्रकार राज्य के लिए अमात्य मंत्री बहुत ही महत्वपूर्ण माने जाते हैं। तीसरा है जनपद।
जनपद यानी कि क्षेत्र, जनपद यानी कि क्षेत्र, क्षेत्र जहां पर दो प्रकार की चीजें हैं, यहां पर जनसंख्या भी शामिल होगी और जमीन या भूमि भी शामिल होगी। ध्यान रखिएगा, जनसंख्या और भूमि इन दोनों को जनपद में शामिल किया जाता है। ये दोनों भी राज्य के प्रमुख अंग माने जाते हैं और इनकी तुलना मानव शरीर के पैर से की जाती है। मानव शरीर के पैर से इसकी तुलना की जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं, अगला प्रमुख जो अंग है राज्य का वो है दुर्ग। क्या है? दुर्ग। दुर्ग यानी कि किला। यह भी राज्य का एक प्रमुख अंग माना जाता है और यह राज्य का प्रमुख अंग माना जाता है और मानव के किस शरीर से इसकी तुलना की गई है? तो वो है बच्चों बाहें या भुजाएं। ओके, यानी कि शरीर के, मानव शरीर की जो बाहें होती है, भुजाएं, इससे राज्य के दुर्ग से इसकी तुलना की गई। यानी कि जिस प्रकार हमारी बाहें या भुजाएं शत्रुओं से हमारी सुरक्षा करती हैं, हमारे शरीर की सुरक्षा करती हैं, उसी प्रकार दुर्ग भी राज्य की सुरक्षा करता है। दुर्ग कितने प्रकार के बताए गए साप्ताहिक सिद्धांत में? 4 प्रकार के। पहला है औदिक दुर्ग। क्या है? औदिक। औदिक दुर्ग क्या होता है? औदिक दुर्ग वो होता है जिसके चारों ओर पानी हो, यानी कि एक ऐसा किला, एक ऐसा दुर्ग जिसके चारों ओर पानी होता है, उसको कहते हैं औदिक दुर्ग। दूसरा होता है पार्वत दुर्ग, जिसके चारों ओर चट्टाने हों, उसको पार्वत दुर्ग कहते हैं। तीसरा है धानवन दुर्ग। कौन सा है? धानवन। धानवन दुर्ग उस दुर्ग को कहा जाता है इसके चारों ओर ऊसर भूमि हो। नेक्स्ट है वन दुर्ग। वन दुर्ग उस दुर्ग को कहा जाता है जिसके चारों ओर वन होते हैं। यानी कि ये दुर्ग के 4 प्रकार हैं जिसके बारे में चाणक्य ने साप्ताहिक सिद्धांत में बताया है। और दुर्ग का अर्थ होता है सुरक्षा करना, इसीलिए मानव शरीर के बाहों के साथ इनकी तुलना की गई है। ये राज्य का चौथा प्रमुख अंग माना जाता है। अगला प्रमुख अंग है कोष और इसकी तुलना मानव शरीर के मुख से की गई है। किससे की गई है? मुख से इसकी तुलना की गई है। और कोष यानी कि राजकोष, यानी कि जहां पर धन का संग्रह किया जाता है। और किसी राज्य के संचालन के लिए कोष अति आवश्यक माना जाता है, क्योंकि अगर धन नहीं है, आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, तो राज्य का संचालन किसी भी कीमत पे नहीं किया जा सकता। क्लियर? और इसको मानव के शरीर के किस अंग से इसकी तुलना की गई है? तो वो है मुख से की गई है। अगला प्रमुख अंग है दंड या सेना। सेना या उसको दंड भी कहा गया है साप्ताहिक सिद्धांत में, और इसकी तुलना मानव शरीर के मस्तिष्क से की गई है। यानी कि ये जो 6वां अंग है राज्य का, जिसको कहते हैं सेना या दंड, इसकी तुलना मानव शरीर के मस्तिष्क से की गई है। और कौटिल्य ने अपने इस साप्ताहिक सिद्धांत में 4 प्रकार की सेनाओं का वर्णन किया है। पहला है हस्ती सेना, यानी कि हाथी सेना, अश्व सेना, रथ सेना और पैदल सेना। ध्यान रखिएगा, इसमें नौसेना का कोई वर्णन नहीं किया गया है। कौटिल्य ने 4 प्रकार की सेना को स्वीकार किया है। कौन कौन सी? हस्ती सेना, अश्व सेना, रथ सेना और पैदल सैनिक। और ये राज्य के 6वां अंग माना जाता है। ये भी मुख्य अंग माना जाता है। क्यों? क्योंकि बिना इसके ना तो साम्राज्य का विस्तार किया जा सकता है और ना ही बिना इनके राज्य की सुरक्षा की जा सकती है। क्लियर? तो ये अंग भी बहुत ही प्रमुख अंग माना जाता है, दंड या सेना। और इसकी मानव के शरीर के किस अंग से तुलना की गई है? तो वो है मस्तिष्क। अगला है मित्र। ये राज्य का 7वां अंग माना जाता है और इसको भी बहुत ही महत्वपूर्ण अंग माना गया राज्य के लिए। कौटिल्य ने मित्र पर ही सबसे ज्यादा जोर दिया है। क्यों? और इसकी तुलना मानव शरीर के किस अंग से की गई है? कान से। इसमें कौटिल्य ने बताया कि ये जो मित्र होते हैं ये राजा के कान का काम करते हैं। यानी कि जो सही चीजें हैं, जो इंफॉर्मेशन है, जो जानकारी है, जो सूचना है, वो कौन प्रदान करता है राजा को? मित्र प्रदान करते हैं। अच्छा मित्र होना बहुत जरूरी है राज्य के संचालन के लिए। यानी कि राजा के जो मित्रगण हैं
वो इतने अच्छे और सटीक होने चाहिए जिनके पास सही सही जानकारी हो, क्योंकि बिना जानकारी के राज्य का संचालन करना सबसे टफ काम होता है, सबसे टिपिकल काम होता है। यानी कि और मानव के शरीर के किस अंग से इसकी तुलना की गई? कान से। तो राजा के लिए कान का काम करते हैं, और ये कौन सा अंग है? 7वां अंग है मित्र, किसका? राज्य का। क्लियर? तो बच्चों आपने देखा कि साप्तांग सिद्धांत के माध्यम से किस प्रकार चाणक्य ने बताया कि राज्य के संचालन के लिए, राज्य के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए किस तरीके से ये इन 7 अंगों का, इन 7 पार्ट का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। और आपने ये भी देखा कि किस तरीके से चाणक्य ने इस सिद्धांत के माध्यम से ये बताने का प्रयास किया है कि जिस प्रकार राज्य की 7 अंग हैं, उसी प्रकार मानव के शरीर के अंगों के साथ इसकी तुलना की गई है। और एक एक करके हमने देखा कि कौन सा राज्य का अंग मानव के किस अंग से उसकी तुलना की गई है। जिस प्रकार मानव का शरीर का अंग काम करता है, उसी प्रकार राज्य के अंग भी काम करते हैं। तो बच्चों आपको ये सेशन कैसा लगा? प्लीज कमेंट कीजिएगा, सजेशन दीजिएगा, और आगे भी इस चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, शेयर करते रहिए, ताकि आपको हम लोग नई नई जानकारी प्रदान करते रहें। चलिए बच्चों, थैंक यू सो मच।